तो मैथिली पढ़ के जाएंगे। हाँ सर, मैथिली मैथिली पढ़िए ज्ञान छोड़ेंगे, नहीं तो फिर हम दरोगा बन के आएंगे वहाँ, क्या कहता है, राजगीर आएंगे सर। वहाँ भी मैथिली पढ़ेंगे, हमको डीएसपी बनना है सर। दरोगा बनने के लिए राजगीर आइएगा। सर क्या करेंगे सर, अभी तो बीपीएससी थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन दरोगा टाइम नहीं लेगी। तो वही तो करे, दरोगा बनने के लिए राजगीर आइएगा, दरोगा बन के राजगीर आइएगा। सर बन के राजगीर आएंगे, फिर डीएसपी बनना है सर, आपका जूनियर बनना है सर। नहीं नहीं, दरोगा बनने के लिए राजगीर आइएगा, क्योंकि वहां ट्रेनिंग वगैरह देगा, सब कुछ देगा, उसके बाद ना आप दरोगा बनिएगा। हम्म। हाँ सर। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? जनजातीय हो गया था सर, आप देखेंगे मुंडा। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे हम लोग ना। तो क्या है मुंडा विद्रोह? हम्म। मुंडा विद्रोह क्या है? सर, मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 के बीच चला था। स्थानीय विद्रोह था जो मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन, दिकुओं और मिशनरियों के विरुद्ध चलाया गया था, और धीरे धीरे ये पूरा छोटा नागपुर में फैल गया था। और यह अच्छा। आंदोलन और बिरसा मुंडा के इसके नेता बिरसा मुंडा थे, और इसके इर्द गिर्द ही ये घूमा। और 1901 में जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसी दरमियान अंग्रेजों द्वारा इसका दमन कर दिया गया, और यह आंदोलन समाप्त हो गई। अच्छा, वाह, इतना शॉर्ट नोट्स में आंसर जो लिख देते प्रीति। हम्म। प्रीति, जी सर। सर, हम शॉर्ट में इतना बताएं शॉर्ट। सर, ऐसे तो बहुत सारा लिखना है इसमें, इसके उद्देश्य, इसके प्रकृति, महत्व, और सर क्या परिणाम निकला, तो सर शॉर्ट में बता दी। चलिए, और कोई बताएंगे मुंडा विद्रोह के संदर्भ में? सर मुंडा विद्रोह में पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए सर कि बिरसा मुंडा जो थे वो जो हैं माने उनका क्या रोल था सर, ये स्पष्ट कर दीजिए, बुक से स्पष्ट नहीं हो रहा है सर। रोल क्या था? वो नेतृत्व करता थे विद्रोह के। कहीं और क्या रोल कहीं था सर उनका? नेतृत्वता बताए हैं, कहीं बताए हैं कि वो भगवान थे, वो धार्मिक आंदोलन से भी खुद को जोड़े सर। तो उनका जो माने परफेक्ट रोल जो है वो ऐसा चित्रण होना चाहिए सर जो कि सही मायने में दिखे। अच्छा, अब कोई बहुमुखी प्रतिभा का धनी है तो उसको क्या कहिएगा, बताइए। एक्चुअली है क्या, वो जबरदस्ती का अपना घोषित कर दिए भगवान, इसलिए घोषित कर दिए कि इमोशन भी चाहिए। एक फिल्म में क्या है कि ड्रामा भी चाहिए, इमोशन भी चाहिए, थोड़ा वायलेंस भी चाहिए, रोमांटिक भी चाहिए। तो वो मुंडा जी किए, ठीक है, लेकिन उनका सही चित्रण तो वो फिल्म वाला हम नहीं दे सकते हैं सर। सही चित्रण क्या है सर, उसमें मार्गदर्शन कीजिए। अब देखिए, अगर सही चित्रण उसका कीजिएगा ना, मुंडा मुंडा से इतना तो दुश्मनी क्यों है? हाँ? अब मल्टी टैलेंटेड बंदा था। एक सर समाज टैलेंटेड आदमी है था तो वो उसका तो सही चित्रण तो करना होगा ना। वो एक समाज दे, देखिए, वो जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है ना, उस सोसाइटी के लिए वो क्या था, महानायक था। समझ रहे ना बात को? अब जिस जिस परिवेश में वो पला है, वैश्विक जिस सत्ता का परिवेश में वो बढ़ा है, विरोधी भी था। जिस परिवेश जिस जिस एजुकेशन सिस्टम में वो पढ़ा है ना, क्योंकि मुंडा एक ऐसा पहला व्यक्ति था, है ना, जो अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के तरीके से सोचा। पता है आपको लेकिन ये? सर इसमें इसमें सर एक मिनट बोलना चाहेंगे सर।
मेरी बातें पहले कोई सुनिए। कोई आदमी अगर अगर रिलीजियस से जोड़ता है तो रिलीजियस क्या होता है ना, रिलीजियस जो होता है वो किसी भी आदमी का वीक पॉइंट होता है, और उस वीक पॉइंट को अपना वो स्ट्रांग पॉइंट बनाना, तो वो सर वो नहीं समझ में आता है। आप ये मुंडा जी देखिए, थे, ठीक है, वो विद्रोह आप किए, सारा चीज सीधी किए। बातों पर मत जाइए। ओके, मुंडा मुंडा के परिवेश को जो है आप केवल समझिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, मुंडा जिस परिवेश से आते हैं वो परिवेश कैसा था, परिवेश कैसा था? हम्म, एक आदिवासी परिवेश से आते हैं, आते हैं ना। दूसरी चीज है कि आपने बहुत अच्छी बात बोला कि ये धर्म से जोड़ा। धर्म एक ऐसा सेंटिमेंट है जो है कि लोगों को कुछ कर गुजरने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। ठीक है, ये चीजें उन्हें उन्होंने उन्हें उन्होंने वो जो है कि आपने देखा था कि वो जो है कि ये क्या कहते हैं, इंग्लो इंडियन स्कूल में पढ़े लोग हैं, पढ़े हुए थे, है ना। लेकिन अब लेकिन बच्चे, सर एक बात बोलना चाहेंगे सर हाँ, यहाँ मेरी कि बातें, मेरी बातें पहले सुनिए, है ना। अंग्रेजी शिक्षा नीति से वो पढ़े हुए हैं, तो अंग्रेजों के सेंटिमेंट को भी वो समझते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजों के सेंटिमेंट को जो है आदिवासियों के सेंटिमेंट के विरुद्ध खड़ा करना था। मेरी बात समझ में आई? वहां पे जल जंगल जमीन, है ना, ये जो है कि उनके अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। अंग्रेजों की हमला जो थी यहाँ पे इसी पे था। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां जो थी इसके विरुद्ध थी। ठीक है, सर दूसरी चीज है कि वो नहीं बोलना चाह रहे हैं सर, ये बोलना चाह रहे हैं। धर्म धर्म पे आ रहा हूँ ना। आदिवासी जो थे, आदिवासी जो होते हैं वो नेचर के बहुत ही करीब होते हैं। ठीक है, आपने आपने देखा है कि आदिवासी टोटम मानते हैं। हम्म, आदिवासी आदिवासी में सर सिंधु टोटम कानू हुए, चाहे जो भी विद्रोह किए। टोटम टोटम मानते हैं, है ना। तो टोटम जो होता है क्या कि वो अपने कुल वंश से जो है कि नेचर को जोड़ करके देखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब अब हाँ अब सर। अब है कि यहाँ पे है कि धर्म से क्यों जोड़ा, है ना। तो धर्म से जोड़ने के पीछे वजह जो थी उनकी जल जंगल जमीन जो थी, है ना, वो इनके इनके पहुंच से जो है कि अब बाहर हो रहे थे। वो मरना वैसे भी था। यहाँ पे है कि आप देखते हैं कि आपको डर लगता है तो क्या कहते हैं, जय बजरंगबली कहते हैं ना। आती है ध्यान नहीं आती है? हाँ, तो ये क्या, जय बजरंगबली, आती है सर। जय बजरंगबली बोलते हैं तो जय बजरंगबली, आपको बजरंगबली आकर के बचाते हैं, गदा लेके खड़ा हो जाते हैं। एक पॉजिटिवनेस आती है, एक एक आपके आपके अंदर जो सेंटिमेंट है वो निकल के आता है। नहीं आती है, नहीं आती है। तो उसी की कहानी को आगे संतोष सर बताएंगे अब। ठीक है, इस पे है कि जिस विशेष चर्चा संतोष सर से कर लीजिए, और नहीं तो फिर है कि जब छुट्टी मिले तो मेरे से कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए सर। चलिए, नीरज। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस जी सर। सर। जी सर। चलिए, तो नीरज जी गायब हो गए। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम था ना सर, इसीलिए लगता है लेफ्ट हो गया फिर आ जाए। चलिए, तो बात कर आंदोलन थे जिसे मुंडा विद्रोह के रूप में जिसे हम उलगुलान के रूप में जानते। ठीक है, क्या कहा मैंने? मुंडा विद्रोह या महान विद्रोह या उलगुलान। ठीक है, प्रश्न उठता है कि आखिर मुंडा विद्रोह हुआ क्यों। तो मुंडा विद्रोह की अगर पृष्ठभूमि को देखिए
तो आपको जो 1800 विद्रोह के बाद की जो परिस्थितियां हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि मुंडा जनजाति ने क्या किया था, सरदारा लड़ाई भी लड़ी थी। पढ़ा है आप लोगों ने? जी सर। जी। तो सरदारा लड़ाई लड़ने के पीछे क्या था, वो एक अहिंसक प्रकृति का विद्रोह था, आंदोलन था अहिंसक प्रकृति का। और इसके माध्यम से वो क्या चाहते थे कि मुंडा जनजाति में जो शोषण मूलक व्यवस्था है उसको हमें क्या करना है, तो जो शोषण मूलक व्यवस्था थी उससे वो क्या चाहते थे, मुक्ति चाहते थे। और साथ ही साथ वो उन अधिकारों की प्राप्ति चाहते थे जो उन्होंने प्रकृति प्रदत्त नैसर्गिक रूप से प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तो औपनिवेशिक सत्ता और उसके जो नुमाइंदे हैं उनसे उन्हें निराशा हाथ लगती। और निराशा हाथ लगने के क्रम में इसी समय क्या होगा, 1875 में जो है रांची के चाकंद में क्या होगा, इनका जन्म होगा, किसका, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा के जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, तो वो ईसाई मिशनरियों के तहत काम करते थे। और ईसाई मिशनरियों के तहत काम करने के कारण क्या हुआ, तो जब इसकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो वहां पर वो ईसाई मिशनरियों से ईसाइयत की जो शिक्षा है वो प्राप्त करते हैं और ईसाई धर्म से रूबरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखा कि कथनी और करनी में क्या है, अंतर। और जो ब्रिटिश ईसाई थे और जो भारतीय ईसाई हैं या जनजातीय ईसाई हैं उसके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, ईसाइयत को छोड़कर एक नए धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं और वो होता है वैष्णव धर्म। ठीक है। और वैष्णव धर्म की जो अच्छी बातें हैं उससे वो रूबरू होते हैं। और उनके गुरु कौन थे, आनंद। तो उसके गुरु थे आनंद पांडे। ठीक है। और आनंद पांडे से वो वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन यहां से भी वो आगे बढ़ते हैं और एक समाज सुधारक की भूमिका में आते हैं। समाज सुधारक की भूमिका में क्यों आते हैं, तो आपको पता है कि जो मुख्य भूमि के जो धर्मावलंबी थे, हिंदू धर्मावलंबी, उनके बीच जो बुराइयां थी वो बुराइयां धीरे धीरे मुंडा जनजाति के क्षेत्रों में भी क्या हो रहा था, प्रसार ले रहा था। यहाँ भी बहुदेववाद की संकल्पनाएं आ गई थी, यहाँ भी जो है ऊंच नीच की संकल्पनाएं आ गई थी। यहाँ भी जो धार्मिक आवरण दिया गया था जिसमें आप देखेंगे कि ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर सरदारों की, मुंडा सरदारों के द्वारा भूमि जो है दान के रूप में दी गई। और परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं, तो अपने आप को जो है जमींदारों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसके अलावा देखिए तो जो धार्मिक अंधविश्वास कांड वगैरह था, हिंदू कर्म कांड वगैरह, वो सभी चीजें यहाँ पर धीरे धीरे पैर पसार रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में जो उसकी मुंडा जनजाति की हो रही थी, धूमिल हो रही थी, और इसी को बचाने के लिए उसने क्या किया, धार्मिक सुधार की बातें की, सॉरी सामाजिक सुधार की बातें। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार के तहत क्या कहा, उन्होंने कहा हमें एकेश्वरवाद की बात करनी। और एकेश्वरवाद कहाँ से उन्होंने लिया, उन्होंने ईसाई धर्म से लिया। ठीक है।
और ईसाई धर्म से ईश्वरवाद को लेने के क्रम में उन्होंने क्या कहा कि हमें बहुदेववाद की जो बोंगा है उसकी उपासना के बजाय हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एक सिंह बोंगा की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने वैष्णव धर्म से क्या लिया, अहिंसा की बात करता है। तो बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि जो मदिरा पान है, जो हिंसात्मक मांस का सेवन है, इस सबों से वो क्या करेंगे, मुंडा जनजाति को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो धार्मिक अंधविश्वास की स्थिति है उसमें भी वो, उसकी स्थिति में वो बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और जो असामाजिक ऊंच नीच की स्थिति है मुंडा जनजाति में, विशेषकर जो हिंदू कर्मकांडवाद है या फिर जो ब्राह्मणों का जमींदारों की तरह व्यवहार है, इस सबों को वो क्या करते हैं, समाप्त करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को एक देवदूत के रूप में प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं कि हम पर क्या है, किसी भी शत्रु के किसी भी तरह के प्रहार का क्या होगा, कोई असर नहीं होगा और हम क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परिणाम स्वरूप वो एक धार्मिक पैगंबर के रूप में, ठीक है, वो अपनी पहचान बनाते हैं और एक संगठित रूप से वो अपने एक प्रशिक्षित जो अनुयायी हैं उसको वो खड़ा करते हैं, जो लगभग 6000 के आसपास प्रशिक्षित अनुयायियों को खड़ा करते हैं और यहीं से वो एक नए धर्म की भी स्थापना करते हैं जिसे वीरशैव कहा गया। ठीक है। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आएगा 1895 में, जब क्या होगा, तो हीरक जयंती के अवसर पर मुंडा को जेल से रिहा कर दिया जाएगा और जेल से रिहा करने के साथ ही इस समय जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहां पर क्या होगा, भीषण अकाल की स्थिति दिखाई देगी। और ऐसी परिस्थिति में मुंडा क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर समाज सेवा की स्थिति को करते हैं, लोगों का उपचार वगैरह करते हैं और इससे जो उसका इमेज है बहुत ही बड़े पैमाने पर वो मुंडा जनजातियों में स्वीकार्य किए जाने लगते हैं। और अब यहाँ से क्या होगा, तो वो एक अपनी जो इस इमेज है उसको क्या करेंगे, राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेंगे और राजनीतिक रंग देने के क्रम में क्या कहेंगे कि भाई अब हमें क्या करना है, एक मुंडा राज्य की स्थापना करनी। हमें मुंडा राज की स्थापना क्यों करनी है, तो हमें मुंडा राज की स्थापना इसलिए करने हैं क्योंकि जो ये शोषण मूलक व्यवस्थाएं हैं उससे हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम क्या करेंगे, अपना राज्य की स्थापना करेंगे। और अपना राज्य के क्रम में उन्होंने कहा जो हमें मुंडा के एक सत्य राज की स्थापना करनी। और परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो इसको लेकर वो एक संगठित संघर्ष की शुरुआत करेंगे और अंततः 1900 के 1899 से 1900 के बीच में क्या होगा, मुंडा के द्वारा जो डीकू हैं, जो शोषण मूलक व्यवस्था के हितैषी हैं, उस पर बड़े पैमाने पर क्या किया जाएगा, हमला किया जाएगा और अंततः इन क्षेत्रों में औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा क्या किया जाएगा, मार्शल लॉ लागू करते हुए इस आंदोलन को, विद्रोह को दमन करने की कोशिश की जाएगी। बड़े पैमाने पर मुंडा जनजातियों का नरसंहार किया जाएगा और अंततः मुंडा क्या होंगे, बिरसा मुंडा यहाँ से फरार हो जाएंगे, लेकिन अपनों के विश्वासघात के परिणाम स्वरूप निर्णायक लड़ाई होगा और इस डुम्बारी की पहाड़ी में अंतिम किंतु निर्णायक लड़ाई में मुंडा क्या होंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर बिपिन चंद्रा कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो धार्मिक पैगंबर के रूप में जो इनकी भूमिका है वो अंततः क्या होगा, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा।
एक झारखंड के नायक, एक धार्मिक पैगंबर, और कुछ कुछ बोला है उन्होंने, बिपिन चंद्रा ने। तो ये चीजें आपको यहाँ पर जाननी चाहिए थी। बातें स्पष्ट हुई? यस सर। कहानी स्पष्ट हो गया? बोलिए। यस सर। यस सर। परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो बिरसा आज मुंडा आज भी क्या है? तो बिरसा मुंडा आज भी अपनी जनमानस के यादाश्त में क्या है? जिंदा है। कैसे जिंदा है? एक छोटे से धार्मिक पैगंबर के रूप में। कैसे जिंदा है? एक वामपंथ के नायक के रूप में। और कैसे जिंदा है? तो एक पृथक झारखंड के प्रणेता के रूप में। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट जो है बिपिन चंद्रा की बुक से है। तो कहीं से सब कोटेशन जो मिले तो उसको अपने आंसर में चेपने की कोशिश कीजिए। ठीक है? चेपना समझते हैं ना? कॉपी पेस्ट। हाँ। तो ऐसे ऐसे पॉइंट जो है, स्टेटमेंट जो है, जो ऐसे लगे, तो इस सबको एक जगह एकत्रित कर लिया कीजिए और उसको अपने आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके आंसर की जो गुणवत्ता है वो आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो ये क्या था? एक फिगर था किसका? मुंडा विद्रोह का। ठीक है? कमोबेश यही कहानी है ना मुंडा विद्रोह की? सर लेकिन ये पृथक झारखंड के मतलब वो नहीं समझे। हर चीज का नीरज अर्थ नहीं होता है। क्योंकि स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना जब करने की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है नीरज? हाँ सर। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? वो सर 1900 तक का कहानी है सर। यहाँ हम लोग 1900 क्या कहता है ये 2001 में जो है बिहार झारखंड पृथक झारखंड की बात करते हैं। अरे भाई ठीक है, पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होती है? आप उसका नामकरण आधुनिक देते हैं कि झारखंड है, लेकिन जो एक स्वतंत्र राज्य की जो पृष्ठभूमि है, जो सपना देखा गया, उसको किसने देखा? मुंडा ने ही देखा ना? हाँ सर वो तो मुंडा हम्म? जी ही देखा। तो इसीलिए कहा गया। तो वो ये थोड़ी है कि झारखंड, उसमें उन्होंने झारखंड नाम दिया। ठीक है? प्रणेता का मतलब क्या होता है कि उसने क्या किया, शुरुआत कर दी यहाँ से उसकी। हाँ सर। जैसे जय सिंह है, तो जय सिंह जो है, जय सिंह जो है वो क्या था? पृथक झारखंड के सबसे बड़े नेता, समर्थक थे, अगुवा नेता थे। इसके अलावा और कौन थे? शिबू सोरेन की नाम का नाम ले सकते हैं आप। शिबू तो ये सोरेन सब थे चीजें सर। हैं। हाँ। तो देखिए, हम वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं। आप देखिए, बिपिन चंद्रा ने अगर लिखा है, कुछ सोच समझ के ही लिखा है ना? नीरज, जी सर। हाँ सर। कुछ सोच समझ वो के लिखे हैं, लिखा बहुत है। बड़े इतिहासकार हैं और इतिहास वही है जो इतिहासकार कहता है सर। हमें क्या करना चाहिए? मीन मेघ नहीं निकालना चाहिए। कुछ चीजों को आगे विश्वास कर ले। चलिए, तो बातें स्पष्ट हो गई नीरज आपको मुंडा विद्रोह के संदर्भ में? जी सर। चलिए, अब बात करते हैं मुंडा विद्रोह के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न पूछा गया।
क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? मुंडा विद्रोह से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? मुंडा विद्रोह की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इसके एक बाद हो एक गया है मुंडा बिरसा विद्रोह की आंदोलन, विशेषता। दूसरा है बिरसा ठीक है, आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति, स्पष्ट करें। ठीक है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या था? आंतरिक शुद्धि और विदेशी शासन से मुक्ति। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या हो गया? उद्देश्य। एक तो विशेषता हो गया, दूसरा उद्देश्य हो गया। ठीक है। और और पूछा है सर बिरसा आंदोलन के स्वरूप की चर्चा की व्याख्या करें, स्वरूप की व्याख्या करें। स्वरूप पर परिचर्चा करें होगा या व्याख्या करें। स्वरूप यानी कि नेचर बात करता है कि नेचर कैसा था। ठीक है। हाँ और सर, तो उसके बाद नेक्स्ट है बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालें, डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा करें। ठीक है, यही क्वेश्चन है सर। ठीक है। चलिए, तो लिखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। टॉपिक लिखिए, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, कारण, पृष्ठभूमि, कारण, उद्देश्य, नेतृत्व, महत्वपूर्ण नारे, प्रमुख नारे, ठीक है, परिणाम, महत्व, परिणाम, महत्व, पर्याप्त है इतना? हम्म। सर महत्व के बाद भी कुछ बोले हैं? नहीं, परिणाम है, परिणाम। महत्व के बाद तो मैंने कुछ नहीं, परिणाम के बाद ही महत्व बताया है। ठीक है। ओके सर। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग परिणाम और विशेषता वही हो जाएगा ना सर। बिरसा मुंडा के संदर्भ में। है, परिणाम अलग होगा। परिणाम तो मतलब हुआ कि विद्रोह के बाद क्या रिजल्ट निकला विद्रोह का। परिणाम का मतलब ये ना है। विशेषता तो पहले लिखा ही चुके हैं ना, नहीं मुंडा सर, जनजाति महत्व और जनजाति विशेषता। विद्रोह जब बात कर रहे थे तो। नहीं, महत्व जी अलग सर। चीजें हैं भाई साहब, तो विशेषता और महत्व अलग चीजें हैं ना। विशेषता तो मैंने वो कह दिया, जनजातीय विद्रोह जब बात कर रहे थे उस समय तो विशेषता लिखाए थे ना। जी जी सर। हम्म। वही है ना जो सर, देखिए जनजातीय विद्रोह की कमोवेश विशेषता वही है ना। ठीक है, कि परंपरागत जी है, जी सर वही है। असंगठित है। ठीक है, सीमित उद्देश्य के लिए है, भावनात्मक है। ठीक है। पश्चिगामी दृष्टिकोण है, अंधविश्वास है। यही सब चीजें हैं वहां पर, जिसे हम मसीहावादी दृष्टिकोण कहते हैं। ये सभी में कमोवेश परिस्थितियां सेम ही है ना। हम्म। जी सर। है ना? बोलिए। जी सर। जी सर।
चलिए, तो मुंडा विद्रोह की बात करते हैं। कारण में लिखिए, पहला आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में लिखिए सामूहिक कृषि कृषि परंपरा, सामूहिक कृषि परंपरा जिसे खुदकुटी व्यवस्था कहते हैं, सामूहिक कृषि परंपरा जिसे खुदकुटी व्यवस्था कहते हैं, पर प्रतिबंध, पर प्रतिबंध ठीक है। तथा यहाँ निजी भू स्वामित्व पर आधारित नवीन व्यवस्था को लागू किया गया, तथा लिखिएगा। लिखा हुआ तो है ही ना नोट्स में। सर इस तरह से नहीं लिखा गया है, लिखवा दीजिए। अब अगली बार पढ़िएगा तो फिर अलग तरीके से लिखवाएंगे तो कहिएगा फिर से उसको अलग तरीके से फिर से लिखवा दीजिए। तो ये तो शब्दों का खेल है ना। जी सर, आपकी इच्छा सर, लिखवाना है तो लिखवा दीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि लिखवाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शब्दों का खेल है ना ये चीजें। लिखवाना तो हमें खुदकुटी व्यवस्था ही है, और जो नई भू राजस्व व्यवस्था है वो। जी सर। यही दो बातें लिखवानी है जी ना। सर। अब इसको जिस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकें। बताइए, और लोग लिखना है या हमें प्रवचन दे दें? सर लिख लेंगे, हम्म, लिखा दीजिए हाँ सर। फरा। लिखा दीजिए सर हाँ लिखवा सर, हम दीजिए लोग तो। तो प्रवचन से काम चला लेंगे, लेकिन लड़की लोग को तो याद करना रहता है ना सर, वो लोग को लिखवा दीजिए। लिखवा दीजिए। उन लोगों को 50,000 रुपये लेना है ना। हाँ, सर आपकी जो वो तो इच्छा है कीजिए सर। पीटी में राज सर दिलवा रहे हैं सबको 50,000। वही ना। राज सर से कहिए तो फिर 20-20% ले लेना चाहिए राज सर को। हम लोग का फीस सेम है सर, उन लोग को 50,000 दिलवा रहे हैं, ठीक है सर, हम लोग को कुछ मिलने से तो रहा, लेकिन फीस सेम है सर। हाँ, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। सर परसेंट सर बीच का मार्ग 35%। निकाल लीजिए लिखवा सर। दीजिए सर। देखिए 35% कहती है, लिखवा दीजिए। जी सर, बीच का मार्ग कभी नहीं चुनना हम्म, चाहिए सर, डूब जाता है।
नहीं नहीं, ये देखिए, सर प्रशासक ऐसा जब न बनने है, जा रहे हैं गौतम बुद्ध हमको, भी बोले हैं तो सर आपको कि बीच मध्यम का मार्गी ही मार्ग बनना देखना चाहिए पड़ेगा। सर। गौतम बुद्ध भी बोले हैं सर, सम्यक मार्ग अंशु, सर। जब प्रशासक बनने जा रही हैं, तो मध्यम मार्गी दृष्टिकोण ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि अपने अस्तित्व को हाँ, बचाते हुए हमें क्या करना है। ठीक है, लिखवा दीजिए। तो हमने कहा कि खुट गुड, तो ठीक है, आज से नोट्स बंद कर देते हैं और लिखवाना शुरू कर देते हैं। अंशु, नहीं नहीं सर, तो नोट्स की काम तो पड़ती है सर। ऐसे लिखा हुआ है सर, आप समझा भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा। समझा ही दीजिए सर। तो फिर लिखवाने लगेंगे तो वही बात है कि फिर शिकायत करेंगे परमानंद कि सर समझ में कुछ नहीं आया, लिख तो लिए लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। ये भी परेशानी है ना यहाँ। लिखने से बहुत बातें समझ सर में आ कंसेप्ट जाती के है। लिए तो समझाना जरूरी होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या थी, मुंडा जनजातियों के बीच परंपरागत खूटी व्यवस्था प्रचलित थी, खुद खूटी व्यवस्था प्रचलित थी। और यह व्यवस्था कैसी थी, तो सामूहिक भू स्वामित्व के पर आधारित थी। यानी कि यहाँ पर जो भूमि का जो मेन लैंड की जहाँ बात करते हैं, यहाँ पर क्या कर दिया गया था, जब तक ब्रिटिश शासन नहीं आया था, तो भूमि क्या था, भूमि पर इन क्षेत्रों में निजी स्वामित्व की बात थी और भूमि का कैपिटलाइजेशन नहीं। लेकिन जब ब्रिटिशों का आगमन हुआ, तो ब्रिटिशों के आगमन से क्या हुआ, तो भूमि का कैपिटलाइजेशन कर दिया गया। और इसका प्रभाव जो है आदिवासी क्षेत्रों में भी दिखेगा आपको। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, अब खुद कुटी व्यवस्था या सामूहिक कृषि की जो व्यवस्था थी, स्वामित्व की जो व्यवस्था थी, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और एक नवीन व्यवस्था को लागू किया गया, जिसे हम निजी भू स्वामित्व की व्यवस्था कहते हैं, यानी कि जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, वो एक कृषक मजदूर के रूप में अपने आप को देखने लगेगा। तो दूसरी तरफ क्या हुआ, तो दूसरी तरफ ब्रिटिशों ने क्या किया, भू राजस्व में अत्यधिक वृद्धि कर दी। अब इससे क्या हुआ, आदिवासियों पर दोहरी मार पड़ती। अब दोहरी मार कैसे पड़ती है, तो एक तो बेचारे लोग क्या हैं, सामूहिक कृषि की बात करते थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, निजी भू स्वामित्व की बात हो गई और दूसरा भू राजस्व बढ़ गया। लेकिन जो कृषि की पद्धति है, जो कृषि करने का तरीका है, आज भी क्या था, ट्रेडिशनल था, परंपरागत। और उपज कितना होता था, तो मुश्किल से उसका अपना ही पेट चल पाता था। तो लेकिन जैसे ही भू राजस्व में वृद्धि की गई और भू लगान में वृद्धि होने के साथ क्या हुआ, तो अब एक नई चुनौतियां उत्पन्न होने लगी कि हमें क्या करना है, अपने आप को भू लगान भी देना है और अपने अस्तित्व को बचाए भी रखना है। तब वो क्या करेंगे, साहूकारों और महाजनों के जो ऋण जाल का चंगुल है, उसमें वो फंसते चले जाएंगे। और इससे क्या होगा, तो उनका और उनकी समाज के जो सदस्य हैं, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण शुरू हो जाएगा। और मुंडा जनजाति के इस शोषण में जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश उपनिवेश है, उसकी मौन सहमति जो है, वो उन्हें दिखाई देगी। परिणाम स्वरूप वो क्या करेंगे, इस मौन सहमति या स्वीकृति से उन धीरे धीरे इस दीकुओं के प्रति और संतोष की स्थिति दिखाई देगी। द्वेष की भावना धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि अंततः वो क्या होगा, विद्रोह का रूप अख्तियार कर ले। बात स्पष्ट हो गई।
बातें स्पष्ट हुई? सर। जी सर। तो दूसरी तरफ क्या है, जो आदिवासी हैं वो जंगल और जमीन को क्या करते हैं, अपना स्वामित्व मानते थे। लेकिन जैसे ही 1881 में फॉरेस्ट एक्ट पारित किया जाएगा, वैसे ही क्या होगा, तो जंगल पर, भूमि पर तो अधिकार पहले ही छीन लिया गया था, लेकिन 1881 में जब फॉरेस्ट एक्ट पारित किया जाएगा पुनः, तो उनसे जो वनो उत्पाद हैं उस पर भी उनके हाथ बांध दिए जाएंगे। और इन दोनों घटनाक्रमों ने क्या किया, तो मुंडा जनजाति के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया, और वो आर्थिक रूप से क्या होंगे, एक विवशता की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अपने जीवन को निर्वाह के लिए क्या होंगे, चिंतित होने लगेंगे। और अंततः जब आदमी का अस्तित्व भी क्या होता है, खतरे में पड़ जाता है, तो वो इन प्रकारेण इससे मुक्ति पाना चाहता है। और जब वो इस शोषण मूलक व्यवस्था से मुक्ति की मार्ग को तलाश रहे थे, तब यहाँ पर क्या होंगे, बिरसा मुंडा आएंगे, उन्हें क्या करेंगे, सांत्वना देंगे, उनकी इस जो व्यवस्था है उसको अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश करेंगे। और इस आवाज सर शोषणकारी कट रही जो है सर। समूह है, आवाज ब्रेक हो रही है? जहाँ आवाज कट रही है सर, लगातार नहीं कट सर, आवाज तो क्लियर ही आ रही है। नहीं इधर सर तो ठीक है सर, वो थोड़ा परमानेंटली परमानंद फिर से आप लेफ्ट होकर राइट हो जाइए। रही है। ओके सर, हम जो तो हमने कहा कि यहीं से क्या होंगे, बिरसा मुंडा आएंगे और इसकी जो उनकी जो विवशता है उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। और इस शोषण मूलक व्यवस्था से मुक्ति पाने के क्रम में मुंडा जनजाति का सहयोग लेकर मुंडा विद्रोह को आगे बढ़ाएंगे। बातें स्पष्ट होगी। आर्थिक कारण में क्या था, जिसमें हमने कहा सामूहिक कृषि पद्धति, जिसे खूंटी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, उसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, निजी भूस्वामित्व की बात कर दी। दूसरा हमने कहा कि भू लगान की दर को हमने बढ़ा दिया, और इस दोनों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो मुंडा महाजनों और साहूकारों के ऋण जाल में फंसते चले गए। फिर हमने जंगल की बात की। जब फॉरेस्ट एक्ट 1881 को पारित किया गया, तो वनोत्पाद को लेकर जो उनके अधिकार थे उस पर भी यहाँ पर प्रतिबंध लग जाता है। बातें स्पष्ट हो गई? जी सर। यस सर। अब आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारण। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के कारणों की अगर बात करें, तो हमने देखा कि जो मुंडा जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था थी बहुत ही बुनियादी और सरल थी। लेकिन जैसे ही वो मुख्य भूमि के धर्म अर्थात हिंदू या सनातन हिंदू धर्म तो हम लोगों ने नाम दे दिया, या सनातन धर्म की बात करते हैं, और उसकी जो बुराइयां थी उससे क्या होता है, मुंडा समाज भी प्रभावित होने लगता है। जैसे कि हमने कहा कि पुरोहितों के कर्म कांड ने समाज को संकुचित और तर्कहीन बना डाला। यानी कि कर्म कांड की जो व्यवस्था थी हिंदू समाज की, वो अब मुंडा जनजाति में भी रहा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए, तो जो भूमि दान की परंपरा है वो क्या है, बड़े पैमाने पर सरदारों के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि दान दी गई, और इसके परिणाम स्वरूप जो ब्राह्मण थे वो अब जमींदारों की तरह व्यवहार करने लगे और इन्हें रैयत और मजदूर के रूप में देखने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ
तो मुंडा समाज गरीबी और के विभत्स परिस्थितियों से घिरने लगा, वो दाने दाने के मोहताज होने लगे। और यहाँ पर बिरसा मुंडा लिखते हैं कि मैं स्वयं क्या किया था। तो जो कर्मकांडी व्यवस्था थी इसमें क्या है कि आज भी देखेंगे कि जो मान लीजिए कोई पुरुष, महिलाएं अगर मरती हैं तो उनके साथ आभूषणों को क्या किया जाता है, रखा जाता है ना, दाह संस्कार के क्रम में। हाँ सर, देते हैं ना वो नाक वाला कान वाला दे के दाह संस्कार होते हैं। हाँ, तो वहां पर वो लिखते हैं कि गरीबी की इतनी भयावह स्थिति थी कि बिरसा कहते हैं कि मैंने भी क्या किया, एक औरत के कब्र को खोदकर उस मृतक महिला का आभूषण चुरा लिया और उसको बेचकर हमने क्या किया, अपना पेट भरना चाहा। मतलब क्या क्या हो, इस कर्मकांडी व्यवस्था ने क्या किया, मुंडा समाज को बड़े ही नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई। जी सर। जी सर। तो दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। और ईसाई मिशनरियों ने क्या किया, बड़े पैमाने पर यहाँ क्या करता है, धार्मिक धर्म परिवर्तन की घटनाएं करता है। और धर्म परिवर्तन की घटनाओं के क्रम में वो क्या करता है, तो अनेक तरह का प्रलोभन देता है। लेकिन प्रलोभन में क्या था कि भाई तुम्हारे जो भूमि पर अधिकार है हम उसको सुनिश्चित कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, जो आप पर मुकदमे वगैरह चल रहे हैं हम उसको क्या करेंगे, वो वापस ले लेंगे। तो ये सभी जो प्रलोभन है, इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जो मुंडा है वो ईसाइयत को ग्रहण करते हैं। लेकिन वहां पर भी उन्हें क्या है, ठगा महसूस होता है, उनके साथ धोखा होता है। और इसके भुक्तभोगी बिरसा भी थे। परिणाम स्वरूप वो पुनः जो है क्या करेंगे, तो एक नए धर्म की स्थापना करेंगे और वो धर्म होगा बिरसाइत। और मुंडा जनजातियों को बिरसाइत धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक ईश्वरवाद की बातें होंगी। जहाँ पर क्या होगा, धार्मिक अंधविश्वास पर प्रतिबंध लगाने की बातें होंगी। जहाँ पर क्या होगा, तो जो धार्मिक कर्मकांड है उसको बंद करने की बातें होंगी। जहाँ पर क्या होगा, तो मुंडा समाज में जो मद्यपान है, जो नॉनवेज का भोजन है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मांस मदिरा का जो सेवन है, इस सभी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश होगी। और ये बिरसाइत धर्म की महत्वपूर्ण बात होगी, जिसका मूल उद्देश्य होगा कि हमें क्या करना है, तो दीकुओं के शोषण से, उनके उत्पीड़न से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई सामाजिक सांस्कृतिक कारण में। यस सर। ठीक है, एक पटना यूनिवर्सिटी का नोट्स है, मैं वो भेज दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। तो वहां से चीजें थोड़ी सी स्पष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए, तो प्रशासनिक कारण भी होगा। और प्रशासनिक कारण में देखेंगे तो हमने कहा कि जमींदार और दीकू, इन्होंने क्या किया, इस तिहरे त्रिकूट ने जनजातीय लोगों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप किया। और व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप करने के क्रम में आप देखेंगे
कि आदिवासी अस्मिता का संकट क्या हो गया, उत्पन्न हो गया यहाँ पर। तो जो उनकी प्रचलित सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थी, वो अब क्या होगा, आईपीसी एक्ट के आने के बाद, सीआरपीसी के लागू होने के बाद और जो आधुनिक न्यायिक व्यवस्था है उसके लागू होने के बाद यह परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि भाई मुंडा में आपस में लड़ाई हुआ, वो पंचायत करते थे, वहां पर निर्णय ले देते थे। लेकिन अब क्या है, तो पहले लड़ाई होगा, फिर दरोगा जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर केस बनाएगा, दोषी को गिरफ्तार करेगा, उससे जेल भेजेगा, फिर वहां पर न्यायालय में जाके क्या होगा, मुकदमा चलेगा, मुकदमा चलने के बाद फिर उस पर सुनवाई होगी, फिर निर्णय आएगा। तो ये जो जटिल प्रक्रिया है, कहीं न कहीं इससे मुंडा जनजातियों का व्यापक स्तर पर क्या हो गया, शोषण होना शुरू हो गया। तो वो क्या करेंगे, तो उसके विकल्प की तलाश करेंगे और परिणाम स्वरूप वो विद्रोह के लिए प्रवृत्त होंगे, विद्रोह के लिए सामने आएंगे और अंततः एक नायक के रूप में उन्हें कौन मिलेगा, बिरसा मुंडा मिलेंगे। और बिरसा मुंडा में वो अपने शोषण, अपने उत्पीड़न और इस कष्टदायी व्यवस्था से मुक्ति के मार्ग की बात करेंगे और अंततः 1900 में विद्रोह होगा, 1899-1900 में, और मुंडा की हार होगी और विद्रोह को कुचल दिया जाएगा और हैजा से जेल में ही बिरसा की मृत्यु हो जाएगी। तो कारण स्पष्ट हो गए। यस सर। कारण में एक और होगा कि जो पर्यावरण कानून यानी वन कानून पारित किया गया, तो इससे क्या हुआ कि चूंकि मुंडा जनजाति या कोई भी जनजाति क्या है, प्रकृति पूजक, और जो पिंड पूजा होती है उसको वो करते हैं। तो जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट पारित किया गया, तो परिणाम स्वरूप जो उनकी प्रकृति प्रदत्त जो देवी देवता हैं वो भी क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं और इससे उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है। एक तो आर्थिक कारण है ही, दूसरा क्या है, तो इनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। ठीक है, बात स्पष्ट हुई। यस सर। एक लिख लीजिए, मुंडा मान की प्रथा। इस पर जब राजनीतिक कारण लिखेंगे ना, जो प्रशासनिक कारण, या उसमें मुंडा मान की प्रथा पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। मुंडा मान की प्रथा। क्या सर, मुंडा मानसिंह? मानकी, MANKI, मानकी प्रथा, ट्रेडिशन। ठीक है, इसमें क्या होता था, एक मुंडा होता था जो गांव का प्रधान होता था और समस्त प्रशासनिक कार्यवाही जो है स्थानीय स्तर पर उन्हीं के हाथों में थी। जमीन का बंदोबस्त करना भी वही करता था, मुंडा करता था। इसके अलावा दूसरा जो था वो कौन, दूसरा होता था डाकुआ। डाकुआ क्या करता था, वो मुंडा का सहायक होता था और गांव में जो बैठक वगैरह होना है, ग्राम सभा होनी है, उसकी सूचना वो देता था। फिर मानकी होता था, और मानकी क्या होता था, तो 15 से 20 गांव के मुंडाओं के ऊपर एक मानकी प्रथा व्यवस्था होती थी। यह क्या होता था, तो यहाँ पंचायतों का प्रभुत्व होता था। यह मुंडाओं से लगान वसूलता था, उसकी शिकायतों को सुनता था यहाँ पर। और फिर तहसीलदार होता था जो मानकी का सहायक होता था
और तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं में मालगुजारी वसूला जाता था। तो यह जो मुंडा मान की व्यवस्था है उस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, बातें स्पष्ट हो गई। यस सर। लिखिए उद्देश्य, विस्तार लिख लीजिएगा आप लोग खुद से, ठीक है ना। स्वरूप तो लिखा ही दिए हैं। देखिए इसका स्वरूप मिश्रित प्रकृति का था, इसका स्वरूप मिश्रित प्रकृति का था। आंदोलन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन तथा धार्मिक पुनरुत्थान जैसे विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करना था, तथा धार्मिक पुनरुत्थान जैसे विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करना था। अर्थात यह विद्रोह एक नया धर्म नवीन दर्शन, कॉमा करके लिखते चले जाइएगा। यह विद्रोह एक नया धर्म, नवीन दर्शन, नवीन आचार संहिता, और उन्होंने जो खो दिया था उसे फिर से प्राप्त करने का एक कार्यक्रम था। और उन्होंने जो खो दिया था उसे फिर से प्राप्त करने का एक कार्यक्रम था। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट जो विद्रोह, उसमें उद्देश्य क्या क्या लिखा गया है नोट्स में। नोट्स में क्या क्या उद्देश्य है। सर, अंग्रेजों के राजनीतिक स्वरूप को समाप्त करना, दिग्गजों, जमींदारों और हथियाए गए मुक्त जमीन की वापसी करना, ठीक है, सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों और कुरीतियों से मुंडा समाज की मुक्ति और शोषण मुक्त आदर्श राज्य की स्थापना करना, यही सारे चीज़।
ठीक है, तो इसको वहां पे लिख लीजिएगा यहाँ से। इसको लिखने के बाद इन चीजों को वहां पे शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होगा, एक नए संदर्भों में पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जो पहले का स्टेटमेंट है वो लगा आपको बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है ना। यस। ठीक है, तो इसके बाद इसको यहाँ पे शामिल कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी उसी। और उद्देश्य के संदर्भ में हमने क्या कहा, ठीक है। तो सर अभी उद्देश्य में जो क्या था, लिखाए हैं उसके बाद आर्थिक राजनीतिक हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रही देखिए, थी, अभी जो लिखवाए हैं उसके बाद जो वो आपके नोट्स में उद्देश्य वो सारे इसमें डाल देंगे। हाँ ओके सर। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, विस्तार। तो विस्तार को लिखिए, खुद से लिखना है। विस्तार को खुद से लिखना है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम वगैरह जो हैं उसको शामिल कर लीजिएगा इसमें, तो यह क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बोलिए। सर नेतृत्व और महत्वपूर्ण नारे। ठीक है, नेतृत्व तो कौन होगा, बिरसा मुंडा। और नारे तो लिखा हुआ है नोट्स में ना, क्या लिखा है, अबुआ दिशोमरे जी अबुआ सर। राज। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग अबुआ कटोंग, यस रारी सर। कटोंग कटोंग। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसको अपने आंसर में अगर जहां संभव हो वहां शामिल करने की कोशिश कीजिएगा इसको। ठीक है, मैप बनाना है। ठीक है ना, बातें स्पष्ट हो गई। जिस भी जहां भी आवश्यकता लगे वहां पे बिहार का मैप के एरिया क्या चिप दीजिएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा इनोवेशन लगेगा आपका आंसर। और साइट वगैरह वहां पर अगर डिनोट कर दीजिएगा ना, तो चीजें थोड़ी सी क्या होंगी, बेहतर हो जाएंगी। बातें स्पष्ट हुई। सर एक बात पूछना था, जैसे मैप अगर बनाते हैं तो ये भूमिका के बाद ही दे देंगे या फिर लास्ट में दे। भूमिका के बाद लिख दीजिए उसको। ओके सर। 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है मैप पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेकोरेट करने में हम लगा दे उसको 10 मिनट। 1 मिनट में मैप बनाना है। और उसको जो भी चीजें उसमें स्पष्ट करनी है वो 1 मिनट के अंदर ही करनी है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, परिणाम। हम्म, जी सर। बोलिए। परिणाम है। क्या क्या परिणाम है, परिणाम। सर इससे ये हुआ कि ये छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट जो है वो पारित हो गया और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लग गया और बेगारी पे भी प्रतिबंध लग गया और कृषकों के जो अधिकार है उसको भी मान्यता मिल गई। ठीक है, लिखिए।
ब्रिटिश सरकार भी आंदोलन की विकरालता को देखकर सहमी हुई थी। ब्रिटिश सरकार भी आंदोलन की विकरालता को या विद्रोह की विकरालता को देखकर सहमी हुई थी। अतः इसने विद्रोह के मुख्य कारणों की समीक्षा कर इसे समाप्त करने का प्रयास किया। इसे समाप्त करने का प्रयास किया। सर एक बार फिर से बोलिएगा। अतः इसने विद्रोह के मुख्य कारणों की समीक्षा कर इसे समाप्त करने का प्रयास किया। इसे समाप्त करने का प्रयास किया। छोटा नागपुर के आयुक्त छोटा नागपुर के आयुक्त फोबेर्स छोटा नागपुर के आयुक्त फोबेर्स ने इस आंदोलन के पीछे सदियों का अत्याचार देखा। इस आंदोलन के पीछे सदियों का अत्याचार देखा और इसलिए उसने रांची जिला में जमीन के पूर्ण पैमाइश और बंदोबस्त करने तथा बैठ बेगार को समाप्त करने की अनुशंसा की। इसी तरह जब छोटा नागपुर में जॉन रीड के नेतृत्व में सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया जिसमें सामंतवादी चर्च तथा अंग्रेजी नौकरशाही की मिलीभगत का पर्दाफाश हुआ। नेक्स्ट, परिणाम स्वरूप प्रशासन को और संगठित रूप से संचालित करने। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रशासन को और संगठित रूप से संचालित करने का प्रयास किया गया।
इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रशासन को और संगठित रूप से संचालित करने का प्रयास किया गया। गुमला एवं खूंटी दो नए अनुमंडल बनाए गए। गुमला एवं खूंटी दो नए अनुमंडल बनाए गए। इसका उद्देश्य प्रशासन को मुंडा जनजातियों तक ले जाना, मुंडा जनजातियों तक ले जाना, तथा पैदा हुए असंतोष को दूर करने की ठोस व्यवस्था करना था, तथा पैदा हुए असंतोष को दूर करने के लिए ठोस व्यवस्था करना था। नेक्स्ट लिखिए। काश्तकारी अधिनियम में भी परिवर्तन किया गया। काश्तकारी अधिनियम में भी परिवर्तन किया गया। काश्तकारी अधिनियम में भी परिवर्तन किया गया। अब इन क्षेत्रों में बंगाल काश्तकारी अधिनियम के स्थान पर नवंबर 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू किया गया। इसमें स्थानीय अधिकारों का समावेश किया गया। इसमें स्थानीय परंपरागत अधिकारों का समावेश किया गया। इसमें स्थानीय परंपरागत अधिकारों का समावेश किया गया। तथा जनजातियों के पुश्तैनी भूमि के अधिकार को मान्यता दी गई। तथा जनजातियों के पुश्तैनी भूमि के अधिकार को मान्यता दी गई। अर्थात खूंट-कुटी व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल गई। अर्थात खूंट-कुटी व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल गई। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई? परिणाम स्पष्ट हो गए ना? जी सर। जी सर। चलिए, बाकी उसमें से देख लीजिएगा, कुछ पॉइंट अगर रह गया हो तो वो इसमें शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा। महत्व तो स्पष्ट है नोट्स में, तो कोई ओके सर। कंफ्यूजन है? महत्व स्पष्ट है ना? बोलिए।
सर। जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नोट्स में? नोट्स में कोई कंफ्यूजन है महत्व के संदर्भ में? नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है ना? चलिए, नोट सर जो बोले थे उसको इस भेज तरीके देंगे। से हमारा ट्राइबल मूवमेंट जो है, हाँ वो भेज दूंगा मैं। वैसे सारे जो उसके जो मेन मेन बातें थे वो तो मैंने लिखा ही दिया, बाकी वही चीजें हैं कहानी। जो चीजें मुझे अच्छी लगी उसमें से मैंने तो वो पॉइंट आउट करा ही दिया ना आपको। ठीक है, वैसे मैं भेज दूंगा। तो इस तरीके से हमारा ट्राइबल मूवमेंट जो है वो अब समाप्त हो जाता है। ठीक है ना? सर मैप इंडिया का ही बनाएंगे कि बिहार का? परीक्षा दे रहे बिहार का, बनाइए इंडिया का मैप है? तो सर अभी वर्तमान बिहार का बनाएंगे तो झारखंड का हिस्सा नहीं ना आएगा? उस समय का मैप बनाना पड़ेगा जिसमें इंक्लूडेड जरूरी के झारखंड मुंडा बिहार। बनाएंगे संथाल। ठीक है, उसको तो मैं बना सोची दीजिएगा, इंडिया छोटा का बना नीचे के लिख दीजिएगा, छोटा नागपुर का पर ना। अच्छा सर। ठीक है, तो इस तरीके सर से तो हमारा वर्तमान बिहार का ट्राइबल बनाना मूवमेंट क्या है? होता है। जहाँ पे वर्तमान बिहार का लगेगा कि बिहार के वर्तमान बिहार की परिघटना है, तो उसको वहां पे वर्तमान बिहार का बना दीजिएगा। यस जैसे मौर्य अगर बनाना हो, जैसे पाला बनाना हो, जैसे आपका पटना कलम है, मधुबनी है, इस सब में अगर साइड डिनोट करना होगा तो अभी वर्तमान बिहार का ही बनाइएगा ना, नहीं बनाइएगा? जैसे 1857 की क्रांति है, ठीक है, जैसे संथाल विद्रोह है, तो इस समय वर्तमान बिहार का ही मैप से काम चल जाएगा। चलेगा या नहीं चलेगा? सर उस सब में चलेगा वर्तमान बिहार का। ठीक है, जहां पे लगे कि ज्यादा जटिल है मैप, स्किप कर जाइए। ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेके काम करिए, एग्जाम को एकदम से इजीली वे में लेके चलिए। ज्यादा देने के चक्कर में क्या होता है, जो चीजें देना है वही भूल जाते हैं।